आपको 3 लाइन का एक पैराग्राफ सेटअप नहीं कर पा रहे, एक जीएस का 3 सवाल आप सेटअप नहीं कर पा रहे, रीजनिंग का एक 3 लाइन का आंसर जो होगा उसे हम सेटअप नहीं कर पा रहे। बस वही माइंडसेट को बदलना है। वो कहते हैं ना कि सोच बदलो सितारे बदलेंगे, नजर बदलो नजारे बदलेंगे। तो वही हालत है, बस उस सेटअप को बदलना है। हमें बहुत चीजें याद रहती है, लेकिन हम क्या होता है कि जब पढ़ाई की बात आती है तो हम बोलते हैं कि मेरे दिमाग में ये मैंने ओवरलोड हो रहा है, ये ऊपर से पार और ऐसा नहीं है। आप थोड़ा सा वहां पॉजिटिव रहें। उसके बाद चूंकि अभी मान के चलिए प्रैक्टिकल का टाइम है, थोड़ा सा उसे प्रैक्टिकली देखें, उसके बाद उसे प्रैक्टिस में लें, उसे प्रैक्टिस करें, कंटिन्यू प्रैक्टिस करें। और उम्मीद है डिफेंस में एक दौड़ की बहुत बड़ी भूमिका होती है। और हमें इस दौड़ से एक बहुत पुरानी कहावत याद आई जो हमारे गांव देहात में खासकर, चूंकि भले मेरा घर बल्कि भले डुमरी और तोपचाची अलग है प्रखंड, लेकिन हमें लगता है भौगोलिक सीमा समान है। आपका भी पहाड़ी क्षेत्र है, मेरा भी पहाड़ी क्षेत्र है, भौगोलिक सीमा यहाँ से राजगंज तक समान है, भले जिला अलग है। लेकिन चूंकि हम मामा घर में रहे हैं, वो कोलियरी बेल्ट है, तो वहाँ एक कहावत कही जाती थी कि गाँव में किधर दुई के टाका कमे बारे, एगो मटिया कोड़ के ना तो टणिया दौड़ के। तो मटिया कोड़ के मतलब था कि उस समय पुराने जो हमारे नाना लोग थे वो मिट्टी काटने के लिए गए थे, तो मिट्टी काटते काटते वो टाटा और बीसीसीएल में सरकारी नौकरी लेके आए थे। और टणिया दौड़ने का मतलब है कि गांव में जो सबसे पहली सरकारी नौकरी लगी होगी ना, आप भी जाके पता कर लीजिए आपके गांव में, तो वो डिफेंस लाइन में लगी होगी। सबसे पहली सरकारी नौकरी आपके हवलदार, चपरासी, पुलिस। उसके बाद समय बदला, हमारे लोग टीचर बने, वकील बने, वीडियो बने, सीओ बने, हर चीज बने। लेकिन गांव में अनुमान जो पहली नौकरी लगती थी सरकारी, वो दौड़ के लगती थी। इसीलिए कहावत थी कि मटिया कोड़ के नहीं तो टणिया दौड़ के। तो हमें लगता है कि टणिया में दौड़ने के लिए आपको कहने की आवश्यकता नहीं है। आप अच्छे से खेल कूद से, ग्राउंड से नाता रखो, टणिया में दौड़ने वाला आपका जो रूटीन है वो फॉलो हो जाएगा। बाकी चूंकि अब कंपटीशन भी आया है, क्योंकि सालों पहले कंपटीशन नहीं हुआ करता था, विशेषकर जो डिफेंस का जो विभाग होता है, इसमें डिफेंस में आप फिजिकली आपका लॉन्ग जंप, हाई जंप, दौड़ हुआ करता था, उसके बाद सिलेक्शन हो जाना। लेकिन अब थोड़ा सा कंपटीशन भी आया है, चूंकि टाइम बदला है, तो वहां भी थोड़ा सा आपको निपुण होकर काम करने की आवश्यकता है। और ईमानदारी से कहें तो अभी हम जब आगे बैठे थे और जब अनाउंसमेंट आपका हो रहा था सीएसएफ बीएसएफ, एकदम रोम रोम लोग खड़ा हो जा रहा था। एक्चुअली में मैं अपनी बात बता रहा हूँ, हम भी जब छोटा थे, जब पढ़ाई कर रहे थे, तो मेरा भी पहला ड्रीम था डिफेंस में ही आने का। लेकिन होता है कि कभी कभी कुछ 99% मेहनत के साथ 1% कभी कभी लक मायने होता है। हम भी सीएसएफ के दौड़ में गए थे, वही हम अभी खड़ा था तो हम उसका हाइट मैच कर रहे थे। हम बोले ना इसको या क्या, हम इतना थोड़ा हाइट के लिए मैंने छटनी कर दिया। आपका दौड़ तो मेरा बोकारो में दौड़ था, और मेरी भी हाइट 169 के आसपास है, ठीक ठाक हाइट है। लेकिन भीड़ जब हो जाती है ज्यादा तो कभी कभी 1-2 स्केल को थोड़ा सा मेंटेन कर दिया जाता है। तो सीएसएफ का दौड़ था 2015 का मामला था, तो उसमें हाइट ड्यू टू हाइट रीजन के कारण मेरा सिलेक्शन वहां नहीं हो पाया, दौड़ने नहीं दिया गया। उसके बाद एसएसआर में जो नेवी का होता है उसमें भी ट्राई किए, तो उसमें पाँव का फिजिकली होता है कि दोनों पाँव का सटना नहीं चाहिए, घुटना, उसमें प्रॉब्लम हुआ। और इंडियन आर्मी में हम भी गए, तो हम बचपन में क्रिकेट का फैन थे, कुछ चीजें जानते नहीं थे, तो हाथ में हम लिखे थे द रिलीजन ऑफ क्रिकेट, सचिन इज गॉड, तो बोलना होता था। तो हमको नाटने लगे, तो प्रेशर मेरा शुरू से, आप भी देख रहे हैं, मेरा एग्रेशन नेचर शुरू से रहा। तो हम आर्मी के जो पदाधिकारी थे उनसे उलझ गए कि नहीं करना हमको सर, हमको दौड़ो नहीं करना, इतना बोलिए आपका नहीं सुनेंगे, तो बैग उठाए और चले दिए। लेकिन ओवरऑल जब भी हम मिडिल क्लास फैमिली से जब आते हैं तो पहला ड्रीम हमारा डिफेंस लाइन ही होता है, क्योंकि हमें लगता है कि ये हमारे बजट का है, ये हमारे बजट का है, इसको हम लोग फुलफिल कर लेंगे और इसके लिए हमारे गार्जियन भी अच्छा कोऑपरेट करेंगे। हालांकि ऐसा नहीं, अब माहौल बदला है, अब हम टीचिंग लाइन को भी देख सकते हैं, बाकी जो भी देखते हैं। लेकिन डिफेंस चूंकि उसमें का अब सवाल होता है कि डिफेंस में हम लोग क्यों उतना कंसंट्रेट करते हैं, तो आपको मालूम है कि एक लाइन बड़ी सुंदर लाइन है कि लिटरेचर इज द मिरर ऑफ सोसाइटी, यानी साहित्य जो होता है वो समाज का दर्पण होता है। तो साहित्य का मतलब क्या है, किताबें भी साहित्य है, और जो आप रील्स जो 30 सेकंड का देख रहे हैं भी साहित्य का ही पार्ट है। तो अभी रील्स से हम लोग उसमें फिल्म देखते थे, और फिल्म कौन सा होता था, इंडियन, माँ तुझे सलाम। तो वो फिल्म क्या होता था कि हमारे माइंड में घर बना लेता था। उस फिल्म में क्या प्रेजेंट होता था कि सनी देओल का वर्दी में आते हैं, बॉर्डर हम देखते थे, तिरंगा जब राजकुमार का था, हमको लगता है कि आप कभी भी आप इग्नोर नहीं कर सकते उस मूवी को। तो इस चीज को मानना होगा, वो जो फिल्म क्या है वो साहित्य का पार्ट है, और उस साहित्य को कंटिन्यू हमारे सामने दिखाया गया, दर्शाया गया, तो उसे हम लोग अपने माइंडसेट में ले लिए। और हमें ये लगने लगा कि जब जॉब के लिए जाएंगे तो आर्मी को प्रीफर करेंगे, बीएसएफ को प्रीफर करेंगे, यानी वर्दी बन, क्योंकि साहित्य समाज का दर्पण होता है। और समाज में हमें बार बार जो फिल्मों के माध्यम से इन चीजों को दर्शाया गया, फिर सिंघम आया, तो उन मूवियों का असर हम पे पड़ता है।
इसलिए डिफेंस लाइन थोड़ा सा, जब हम लोग कॉलेज से बाहर आते हैं तो डिफेंस लाइन को रुक करते हैं। तो खैर डिफेंस के अलावा भी हमें लगता है कि यहाँ और भी काफ़ी तैयारियां हो रही हैं। आप निसंदेह आप उन तैयारियों में मग्न होकर रहें और अपना एक लक्ष्य को निर्धारण करें, और लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आपको आगे बढ़ने की आवश्यकता है, और नितांत आप आगे बढ़ते रहें, क्योंकि ये एक बेहतर समय है जहाँ आपको ऐसे प्रशिक्षक मिल रहे हैं, आपको गाइड करने वाले आपके तमाम लोग मिल रहे हैं। तो हमें लगता है कि आपको बस थोड़ा सा ईमानदारी पूर्वक मेहनत करने की आवश्यकता है। तो ज्यादा विशेष नहीं, क्योंकि हमें भी काफी दूर चलना है, अभी जाना है। बाकी आप सबों से तो मुलाकात होती रहेगी। आपका विधानसभा है, आपकी विधानसभा से हम निर्वाचित हुए हैं, तो निसंदेह आपसे हमारी भेंट मुलाकात होगी। और मैं इतना ही कहूँगा कि प्यारे बच्चों, बिल्कुल सपने पूरे होते हैं। आप अपने सपनों को जिंदा रखिएगा, और सपने जिंदा तभी रहेंगे जब आपके हौसले जिंदा हो। आपके हौसले जिंदा हो तो आपके सपने जिंदा हो। देखिए, मैं बार बार अपने परिवार की स्टोरी को बताता हूँ कि मैं जहाँ से आया हूँ, लोग सोचेंगे भी नहीं, इमेजिन वगैरह सोचेंगे भी तो उनकी रूह कांप जाएगी कि मैं वहां से आकर एमएलए बना। मेरे पिताजी और मेरे दादाजी का देहांत एक ही घर में हुआ था। आज से लगभग, आज मान के चलिए 28-29 साल पहले मेरे पिताजी और दादाजी दोनों एक ही साल में 3 महीने के अंतराल में दोनों डेथ किए थे। और मान के चलिए लगभग 20 साल तक मेरा जो परिवार था, उस परिवार में कोई पुरुष गार्जियन नहीं था। अनुमान, जब हम गार्जियन की बात करते हैं कि परिवार को चलाने में एक मुखिया नहीं, पंचायत का मुखिया नहीं, घर में एक मुखिया होता है। और जब हम मुखिया का बात करते हैं तो हमारे जहन में एक ही चीज आता है कि कोई मर्द हो। जब मुखिया का बात आता है तो हम उसे, और चूंकि पितृ प्रधान देश है, कि भाई कोई पुरुष होगा उस घर का मुखिया। लेकिन मेरे घर ने, मेरे परिवार ने 20 साल का, 1-2 नहीं, पूरे 20 साल का टाइम देखा है जहाँ कोई पुरुष नहीं, एक महिला मुखिया का रूप में थी। और अभी कौन महिला जिसके पति और ससुर का देहांत एक ही ईयर में हुआ है? 28 साल की उम्र में वो महिला विधवा हो चुकी है, और एक बच्चा उसकी कोख में था, उसने जन्म भी नहीं लिया था। उस महिला ने पूरे 20 साल मेरे परिवार का नेतृत्व किया। तो जब वो महिला, जिसका उसके सामने पूरी दुनिया उजड़ रही थी, उसने मुझे पढ़ाकर एक एमएलए के रूप में ला के खड़ा किया है, तो हमें लगता है कि आपका परिवार, आपके माता पिता हमसे तो बेहतर होंगे। इसलिए आपका थोड़ा सा ध्येय आपको अपने टिका कर रखने की आवश्यकता है। मैंने इसलिए कहा कि मेरे परिवार में कोई पुरुष मुखिया नहीं था, कि मेरे चाचा हैं। ऐसा नहीं कि आप फिर बाद में बोलेंगे सर आपने छुपाया, आपके चाचा हैं, लेकिन मेरे चाचा जन्मांध है। जन्मांध का मतलब समझते हैं? जन्म से जिनकी आंखें ना हो उन्हें हम जन्मांध कहते हैं। सूरदास नहीं, सूरदास होता है कि जो कभी बीच में भी अंधा हो सकता है, हम सूरदास कहते हैं। जन्मांध का मतलब जो जन्म से अंधा हो, तो इसलिए उन्हें हम मुखिया नहीं कहेंगे। मेरे चाचा जी इसलिए शादी भी नहीं किया गया कि भाई अब जन्मांध ये करेंगे क्या। तो समझ सकते हैं कि मैं उस परिवार से आता हूँ जिस परिवार ने एक ही साल में दोनों पुरुष जो गार्जियन थे उस परिवार को, उनको खो दिया। अगर चाचा मेरे थे भी तो दोनों आंखें उनकी नहीं थी। मैं उस परिवार से आता हूँ। मैंने एक ट्रेजेडी है जिसको आप सोचेंगे तो लगेगा शायद आप किसी 1970 की किसी दिलीप कुमार की मूवी का उठा के वर्णन कर रहे हैं। ये मूवी नहीं, ये मेरी रियल स्टोरी है। मैं उस परिवार से आया हूँ, मैं उस बैकग्राउंड से आज एमएलए के रूप तक आया हूँ, मैं एमएलए के पोस्ट तक आया हूँ। तो हम इस अपनी कहानी के माध्यम से आपको यही संदेश देंगे कि अभी फिलहाल वर्तमान में आपकी स्थिति हमसे तो ठीक ठाक होगी। तो जब हमसे स्थिति आपकी ठीक ठाक है तो हमसे ऊपर जाए, हमारी आपको यही शुभकामना हो। बाकी अंत में यही कहेंगे, आप जिस उम्र के पड़ाव में हो, यहाँ कभी कभी अनुशासन और संयम की भी आवश्यकता होती है। और अनुशासन और संयम के साथ अपने लक्ष्य को परिभाषित करते हुए नितांत उसकी ओर बढ़ें, धीरे धीरे बढ़ें। हमारी यही आपको शुभकामनाएं होंगी। और पुनः जो भी हमारे भाई बहन लोग चयनित हुए हैं उनको बधाई, उनको शुभकामनाएं। और जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनको कहेंगे मन लगा के आप लोग अच्छे से पढ़ें और बिल्कुल एक रूटीन को फॉलो करें। रूटीन के बिना कुछ भी नहीं है, आप रूटीन को फॉलो करें। और यही कहेंगे कि थोड़ा सा आज जिस प्रकार से दुनिया हमारे आसपास का माहौल बन रहा है, थोड़ा सा माहौल से बचिए, नकारात्मक विषयों की ओर ध्यान थोड़ा कम रखिए। क्योंकि जब ये समय पार हो जाएगा, जब ये समय गुजर जाएगा तो काफी पछतावा होगा। तो हम नहीं चाहते कि समय पार हो, समय गुजरे, पछतावा की नौबत ना आए, हम ये नहीं चाहते हैं। यही समय आपको अपने आप को बिल्डअप करने का है। तो इसीलिए अपने आप को बिल्डअप कैसे करना है ये आपको आपकी मेहनत पे तय करता है। ठीक है, पुनः गुप्ता डिफेंस एकेडमी में अध्ययनरत करने वाले, तैयारी करने वाले छात्र छात्राओं को हमारी ओर से असंख्य शुभकामनाएं। जो चयनित हुए हैं उनको माँ भारती की सेवा में जो अपने आप को निछावर करेंगे, उनको
हौसला प्रदान हो, उन्हें शक्ति मिले, मैं ये प्रार्थना करता हूँ। और विशेष धन्यवाद देना चाहेंगे इस संस्था के जितने भी हमारे साथी हैं, जिन्होंने इस संस्था के माध्यम से गांव ग्राम से आने वाले युवाओं को, गांव ग्राम से आने वाले छात्र छात्राओं को एक प्लेटफॉर्म देने का काम किया है। मैं उनको विशेष साधुवाद और धन्यवाद देना चाहूँगा। और जिला परिषद महोदय हमारे बिल्कुल बड़े भाई हैं, चुनाव से पहले से इनसे हमारा अच्छा संबंध रहा है, और ये भी युवा हैं। उम्मीद करते हैं कि युवाओं के बीच रह के अच्छा कार्य करेंगे, उनको दिशा दिखाएंगे। पुनः आप सबों को हमारी ओर से शुभकामनाएं। एकदम लगे मन लगा के दुनिया में